गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 17 सितंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। एक एक करके हम इनको जानेंगे। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास 1598 में नीदरलैंड के नाविक ने मॉरिशस की खोज की थी। तो यहाँ पे हमको काम की चीज़ क्या मिल गई भाई, कि मॉरिशस की जो खोज है वो कब हुई थी, 1895 में हुई थी। 1915 में भारत के लोकप्रिय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन जी का जन्म हुआ था। ये बहुत ही फेमस चित्रकार थे, मकबूल फिदा हुसैन, जिसको एम.एफ. हुसैन के नाम से भी जाना जाता है। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड पर हमले की शुरुआत आज के ही दिन से हुई थी, 1944 से। चलिए, 1970 में जॉर्डन में गृह युद्ध की शुरुआत आज के ही दिन से हुई थी। कब से? 17 सितंबर से 1970। 1983 1983 में अमेरिका में पहली बार वेनेसा विलियम्स नाम की एक अश्वेत महिला ने मिस अमेरिका की प्रतियोगिता जीती थी, लेकिन उन्हें बाद में यह खिताब लौटा देना पड़ा था। 2004 में यूरोपीय संसद ने मालदीव पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया था, 2004 में। चलिए अब जान लेते हैं 17 सितंबर के दिन क्या होता है, प्रमुख क्या रहता है। तो ये इस दिन 17 सितंबर को हर वर्ष विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है, विश्वकर्मा दिवस भी बोला जाता है इनको। अब यहाँ पे कुछ जानकारी और देख लेते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार विश्वकर्मा ब्रह्मांड के दिव्य वास्तुकार हैं, जो समुद्र मंथन से पैदा हुए 14 अनमोल वस्तुओं में से एक है, और जिसने भगवान कृष्ण का शासन करने वाला पवित्र शहर द्वारका का भी निर्माण किया था। तो यहाँ पे हमको काम की चीज़ें क्या मिल गई यहाँ पे, कि विश्वकर्मा जी का जन्म जो था वो समुद्र मंथन के समय हुआ था। हालांकि ये जो है ये हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार है, इसका कोई साइंटिफिक हमारे पास कुछ लिखित में प्रमाण नहीं है, सिर्फ हमारे पास जो है ये पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ, उसी की बेसिस पर हम देख रहे हैं यहाँ पे। विश्वकर्मा दिवस जो है या विश्वकर्मा जयंती जिसको बोल सकते हैं, 17 सितंबर को ज़्यादातर पूर्वी भारत में मनाया जाता है। पतंग उड़ाना एक प्रमुख इसकी गतिविधि है। त्योहार कारखानों और औद्योगिक क्षेत्रों में मुख्य रूप से मनाया जाता है। श्रद्धा के निशान के रूप में यह केवल इंजीनियरिंग और वास्तुकला समुदाय द्वारा ही पूजा जाता है, बल्कि सभी पेशेवरों द्वारा भी पूजा जाता है। तो यहाँ पे काम की चीज़ क्या थी, यहाँ पे न केवल इंजीनियरिंग के संबंधित और वास्तुकला से संबंधित न होकर सभी पेशेवर लोग इसको पूजा करते हैं। शिल्पकारों के लिए उनके उपकरणों को उनके नाम से पूजने की प्रथा है। श्रमिक इस दिन शुभ दिवस मानते हैं और उपकरणों का प्रयोग न करने से बचते हैं। मतलब इस दिन वो चाहते हैं कि अपने जो श्रमिक जो हैं, जो कुशल श्रमिक हैं, जो शिल्पकार होते हैं, जैसे बढ़ई हो गया, मूर्ति बनाने वाले हो गए, ये सारे जो होते हैं अपने उपकारों का, अपने जो उपकरण हैं जो उनका उपयोग करने से इस दिन बचा करते हैं। इस दिन उनका उपयोग नहीं करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। चलिए, ये तो था हमारा क्या, कुछ हम जानकारी देख ली 17 सितंबर के दिन क्या हुआ था। अब वापस आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स की क्विज की तरफ। क्वेश्चन बता रहा है, भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको हम बोल सकते हैं ECO SCO की एक संस्था, यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुन लिया गया है। कितने साल के लिए यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए एक कमीशन के लिए यहाँ पे वुमेन सदस्य को चुना गया है। ऑप्शन है आपके पास 7, 4, 8 या फिर 10। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है 4। अब इसके बारे में कुछ जानकारी और देख लेते हैं। भारत को यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने यह जानकारी दी। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन 3 देश रेस में थे। भारत 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र का महिलाओं की स्थिति पर आयोग का सदस्य बना रहेगा।
भारत 4 साल 2021 से लेकर 2025 तक यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य बना रहेगा। तो यहाँ पे हमको काम की चीज़ क्या मिल गई भाई, कि 4 साल के लिए भारत जो है वो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस वुमेन का प्रतिनिधित्व करेगा। भारत की तरफ से भारत का सदस्य चुना गया है। यहाँ पर 4 देश और 3 देश और यहाँ पे शामिल थे इस रेस में, जिसमें से भारत यहाँ पे चुना गया है। कौन कौन? अफगानिस्तान, चीन, ये ये और भारत, ये 3 देश थे जो इनमें से हमें भारत को चुना गया है। और यहाँ पे काम की चीज़ क्या मिल गई हमको, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टीएस तिरुमूर्ति हैं। ये भी हमको काम की चीज़ मिल गई यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जदयू, जनता दल यूनाइटेड जिसको बोला जाता है, पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया? ऑप्शन है आपको सुशील मोदी, ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह या फिर हरिवंश नारायण सिंह। जनता दल यू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए। आपको बताना है राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना गया है। आपको ये पता होना चाहिए जो राज्यसभा होती है उसका जो सभापति है वो कौन होता है। इसके बाद इसका उपसभापति जो है वो किसे चुना जाता है। चलिए देख लेते हैं। हरिवंश नारायण सिंह की बात कर लेते हैं। हरिवंश नारायण सिंह लगातार दूसरी बार राज्यसभा में उपसभापति चुने गए हैं। हरिवंश सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता से जुड़े हैं। हरिवंश राजनीति में जयप्रकाश नारायण, जिसको जेपी नारायण के नाम से भी जाना जाता था, के आदर्शों से प्रेरित हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिताब दियारा गांव में 30 जून 1966 में जन्मे हरिवंश को जयप्रकाश नारायण ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए, पत्रकारिता में डिप्लोमा की पढ़ाई की। साथ ही साथ हरिवंश 1981 से लेकर 84 तक हैदराबाद एवं पटना में बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी भी किया करते थे। साल 1984 में उन्हें पत्रकारिता में वापसी की। तो यहाँ पे हमको एक और काम की चीज़ क्या मिल गई भाई। नंबर 1 चीज़ ये कि इन्होंने बैंक में भी नौकरी की थी, ठीक है। और इनकी पढ़ाई क्या क्या थी, इनने एमए किया अर्थशास्त्र में, पत्रकारिता में भी इन्होंने डिप्लोमा किया, और साथ ही साथ में ये पत्रकार भी थे, समाज सुधारक भी थे, सामाजिक वर्कर भी थे, और साथ ही साथ में सांसद भी बने यहाँ पे। अब सांसद बने हैं, इसके बाद फिर क्या किया, ये राज्यसभा के उपसभापति भी इनको चुन लिया गया। जनता दल पार्टी के हैं, ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी के ये सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 10 अगस्त, 12 जनवरी, 15 सितंबर या फिर 11 मार्च। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। इंजीनियर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर रहने वाला है 15 सितंबर। एम विश्वेश्वरैया की जयंती के मौके पर हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। विश्वकर्मा विश्वेश्वरैया जी पूरी दुनिया के इंजीनियर्स के लिए मिसाल है। एम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 को मैसूर के कोलार जिले स्थित चिक्काबल्लापुरा तालुक में एक तेलुगु परिवार में हुआ। उनके पिता श्रीनिवास शास्त्री संस्कृत के विद्वान एवं आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। एम विश्वेश्वरैया को साल 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। 1955 में इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ये हमारे भारत के बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत पहले प्रमुख सबसे अच्छे इंजीनियर माने जाते थे। आज भी इनको हम याद करते हैं 15 सितंबर को इनकी याद में इनका जन्मदिन मनाकर। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा कर दी है? ऑप्शन है आपके पास महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा इंद्रजीत सिंह या फिर नाना साहेब। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। किस म्यूजियम का नाम बदलकर
किस म्यूजियम का नाम बदल रहा है, यहाँ पे आपको बताना है। चलिए, इसका आंसर रहने वाला है छत्रपति शिवाजी महाराज। आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर स्थापित होगा। अब जो नया म्यूजियम है उसका नाम क्या होने वाला है? छत्रपति शिवाजी महाराज नाम होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आगरा मंडल की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली है। संग्रहालय मुगल संस्कृति, कलाकृतियों, चित्रों, भोजन, वेशभूषा, मुगल युद्ध हथियार एवं गोला बारूद और साथ ही साथ प्रदर्शन कला पर केंद्रित होगा। मराठा योद्धा और 16वीं शताब्दी के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज अपने जीवन के अधिकांश समय मुगलों से लड़े और अपने सैन्य विजय के लिए भी जाने जाते हैं। इसीलिए इसीलिए इन्होंने क्या किया कि जो मुगल म्यूजियम है उसका नाम इन्होंने क्या रख दिया? छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम रख दिया। क्यों? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज अधिकतर समय मुगलों से लड़े थे और उन पर उन्होंने विजय भी ली थी, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? इस म्यूजियम का नाम रख दिया यहाँ पे क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है आपके पास योशिहिदे सुगा, तोशिमित्सु मोतेगी, तारो कोनो या फिर जुनिचिरो कोइजुमी। चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है? हाल ही में नए प्रधानमंत्री के रूप में जापान में किसे चुना गया है? चलिए, इसका आंसर रहने वाला है योशिहिदे सुगा। जापान के सत्तारूढ़ पार्टी में शिंजो आबे के बाद योशिहिदे सुगा को अपना नया नेता चुन लिया गया। अब ये लगभग तय हो गया कि योशिहिदे सुगा ही जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। पिछले महीने ही शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। 71 साल के योशिहिदे सुगा शिंजो आबे के करीबी भी माने जाते हैं। उन्हें नेता चुने जाने के लिए अपनी पार्टी के सांसदों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के 534 में से 377 वोट मिले थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसको वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? चलिए, इसका आंसर आप मुझे दीजिए। राहुल सचदेवा, राजेश खुल्लर, राजीव गावा या फिर अजय कुमार। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए, इसका आंसर आप दीजिए कमेंट में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में और भी करंट अफेयर्स के कुछ वीडियोस मिलते रहें, जानकारियाँ मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। और साथ ही साथ में अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो इनका आप जवाब देते चलिए। चलिए, आंसर रहने वाला है राजेश खुल्लर। कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया। उनकी यह नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। वे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। चलिए, यहाँ पे काम की चीज़ क्या मिल गई भाई कि भाई इनको राजेश खुल्लर जी को नियुक्त किया। चलो, ये तो ठीक था, 3 साल के लिए नियुक्त किया। हमको एक चीज़ और मिल गई काम की चीज़, वे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। ये भारत का तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि भारत के हैं ये, साथ ही साथ में बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से संबंधित मामलों को भी प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। विश्व बैंक में 25 ऐसे कार्यकारी निदेशक पूरे विश्व से नियुक्त होते हैं। वर्ष 1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर हरियाणा और केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के अलावा HSIIDC के चेयरमैन का भी कार्यभार खुल्लर के पास है। चलिए, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए? चलिए, इसका आंसर आप मुझे दीजिए। ऑप्शन है आपके पास नेपाल, चीन, रूस या फिर मालदीव। क्या बोल रहा है? रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग कार्य पर हस्ताक्षर किए?
हिंद महासागर। चलिए इसका आंसर है मालदीव। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने मालदीव के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की तरफ से यह घोषणा की गई। पेंटागन ने कहा कि फिलाडेल्फिया में 10 सितंबर को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक उप सहायक रक्षा मंत्री रीड वार्नर और मालदीव के रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने रक्षा एवं सुरक्षा समझौते के लिए सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए। यह रूपरेखा हिंद महासागर में शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों के गहरे संबंधों एवं सहयोग को निश्चित करने के लिए बनाई गई है। किस देश के टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया? चलिए आपको बताना है, नाओमी ओसाका ये खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी, ये किस देश की हैं जिन्होंने रिसेंट में टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया की टेनिस खिलाड़ी एजारेका को हराकर तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता? ऑप्शन है आपके पास चीन, रूस, नेपाल या फिर जापान। चलिए इसका आंसर रहने वाला है जापान। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया। 22 वर्षीय नाओमी ओसाका इस ऐतिहासिक जीत के साथ विश्व रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। नाओमी ओसाका पहली एशियाई खिलाड़ी हैं, पुरुष एवं महिला दोनों में बन गई हैं, जिन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम अपने नाम पर किए। यूएस ओपन 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में से एक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, काम की चीज़ क्या मिल गई यहाँ पे कि इन्होंने तीसरा जीता, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे ये हो गई कि 22 वर्षीय हैं ये, और ये ऐतिहासिक जीत के साथ विश्व रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, और साथ ही साथ में पहली एशियाई खिलाड़ी हो गई है, पुरुष और महिला दोनों में। और एक और काम की चीज़ क्या मिल रही है हमको यहाँ पे, यूएस ओपन जो है वो 4 ग्रैंड स्लैम जो होते हैं टेनिस में से, उसमें से एक है ये। अन्य 3 ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन, विंबलडन या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन भी है। ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF द्वारा संचालित किए जाते हैं। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर दोहा में आने वाली अंतर अफगान वार्ता में शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति के संकेत दिए? ऑप्शन है आपके पास चीन, रूस, भारत या फिर पाकिस्तान। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर रहने वाला है भारत। अंतर अफगान शांति वार्ता में भारत की उपस्थिति यह इंगित करती है कि भारत ने अफगानिस्तान में जमीनी हकीकत एवं बदलते सत्ता ढांचे को देखते हुए अपनी रणनीति बदल दी। गौरतलब है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी निकटता के कारण एक अहम बढ़त दिलाई है। भारत का मानना है कोई भी शांति प्रक्रिया अफगान सरकार के नेतृत्व वाली, अफगान सरकार के स्वामित्व वाली और अफगान सरकार द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। तो यहाँ पे काम की चीज़ क्या मिल गई, किसी भी प्रकार की जो शांति होगी अगर, तो वो अफगान सरकार के तरफ से ही होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस राज्य की जलापूर्ति एवं सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? आपको ये बताना है सीवर से जुड़ी जलापूर्ति का कितना 543.28 करोड़ विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च किए। कौन सी वो, किस जगह की, किस स्टेट की ये योजना थी, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास पंजाब, बिहार, झारखंड या फिर केरल। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। इसका आंसर है बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जलापूर्ति एवं सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं केंद्र की नमामि गंगे और अमृत योजना से जुड़ी हैं। इनमें पटना की बेऊर और कमलीचल सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सीवान, छपरा, मुंगेर, जामलपुर,
मुजफ्फरपुर से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री 10 और 13 सितंबर को मत्स्य विभाग एवं पेट्रोलियम से भी जुड़ी कई परियोजना का शुभारंभ कर चुके हैं। तो ये आपको पता होगा कि मत्स्य संपदा योजना भी का भी यहाँ पे 10 तारीख को यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेशन किया था, शुभारंभ किया था। और यहाँ पर इन्होंने एक और योजना का यहाँ पे शुभारंभ किया। कौन सी थी? यहाँ पे जलापूर्ति एवं सीवर से जुड़ी परियोजना थी। कहाँ के लिए थी ये? बिहार के लिए। चलिए, ये तो था हमारा आज का करंट अफेयर्स के कुछ क्विज। अब हम देख लेते हैं कुछ आर्टिकल्स के बारे में, कुछ जानकारी और ले लेते हैं। एडीबी ने एशियाई डेवलपमेंट बैंक जिसको बोलते हैं, ने भारत में कंट्री डायरेक्टर के तौर पर टेकियो कोनिशो को नियुक्त किया। इस 14 सितंबर 2020 को एशियाई विकास बैंक, इसको एशियाई डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, एडीबी ने घोषणा की कि इसने टेको कोनिशी को भारत के देश निदेशक कंट्री डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है। टेको कोनिशी ने कोचिनी योकोयामा के बाद यह पद संभाला है। कोशिनी एडीबी की भारत देश साझेदारी नीति वर्ष 2018-22 के कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे। यह साझेदारी अधिक नौकरियां पैदा करने, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं को दूर करने और साथ ही साथ में समावेशी बुनियादी ढांचा सेवाओं और नेटवर्क प्रदान करने के लिए औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के निर्माण में होने वाली। एक नए कंट्री डायरेक्टर के तौर पर टेको कोनिशी की प्राथमिकता भारत के साथ एडीबी की दीर्घकालीन एवं मजबूत साझेदारी को कायम रखना है। एडीबी कोविड-19 महामारी के प्रभावों को कम करने में भारत की मदद करने के लिए सभी विकल्पों की खोज कर मदद करेगा और साथ ही साथ भारत की तीव्र आर्थिक सुधार प्रक्रिया में भी सहायता करने वाला है। अब यहाँ पे देख लेते हैं भारत और एडीबी, इनके बीच में रिश्ता क्या है, ये भी देख लेते हैं। वर्तमान में भारत एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है और वर्ष 2010 से इसका सबसे बड़ा कर्जदार भी है। चलिए, यहाँ पे दो चीजें काम की मिल गई, सबसे बड़ा शेयरधारक भी है और 2010 के बाद सबसे बड़ा कर्जदाता भी है। वर्ष 1986 में जब एडीबी ने भारत में अपने ऋण परिचालन की शुरुआत की, इसने 44.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 242 संप्रभु ऋण दिए। मतलब यहाँ पे 44.1 बिलियन करोड़ के 242 ऋण दिए। यहाँ पे एडीबी भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि भारत को अपने स्थायी और समावेशी आर्थिक परिवर्तन की गति में मदद कर सके। वर्ष 2020 में एडीबी ने अब तक 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण ले चुका है, जिसमें भारत सरकार को कोविड-19 की तत्काल प्रतिक्रिया के लिए 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता भी शामिल है, ताकि भारत में सामाजिक सुरक्षा उपाय और रोकथाम के विभिन्न उपाय किए जा सकें। भारत के वर्तमान पोर्टफोलियो में 68 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी कीमत लगभग 13.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। चलिए, अब एक और चीज जान लेते हैं। यहाँ पे भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। इस 14 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी जिसको बोल सकते हैं हम, विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की निवेश के लिए संसद की मंजूरी मांगी है। यह प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में 2021 के लिए अनुपूरक मांगों के लिए एक हिस्सा है। इसकी क्या विशेषताएं थी ये भी देख लेते हैं। केंद्र ने कुल मिलाकर 2.2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी, जिसमें कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए खर्चों को पूरा करने के लिए और 1.66 लाख करोड़ रुपए का नगद बहिर्वाह भी शामिल है। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई के तहत प्रदान किए जाने वाले शिशु ऋणों के त्वरित पुनर्भुगतान पर 2% ब्याज की आर्थिक सहायता हेतु लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिडबी की भी नाम से भी जाना जाता है, 1232 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी मांगी है।
वित्त मंत्री ने पात्र एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए गारंटी आपातकालीन क्रेडिट लाइन जीईसीएल जिसको बोलते हैं सुविधा के लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड एनसीजीटीसी को सामान्य अनुदान सहायता के लिए अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए 4,000 करोड़ रुपए की संसद से लिए भी मंजूरी मांगी है। तो यहाँ पे क्या करना चाह रही है सरकार, बैंकों की कुल मिला के यहाँ मदद करना चाह रही है, उनको पैसा देना चाह रही है कि आप ये रखिए, अपना जो कुछ भी खर्चा आपका निकल रहा है वो आप अपने यहाँ पे एडजस्ट करिए। और जो एमएसएमई उधारकर्ता हैं उनकी गारंटी के लिए भी पैसे दे रही है। और प्रधानमंत्री जो मुद्रा कोष योजना है उसमें जो लोन लिए गए हैं उसमें 2% का सब्सिडी भी देने की यहाँ पे बात करी गई है। तो यहाँ पे कुल मिला के भारत सरकार ने सार्वजनिक बैंकों से जुड़ी हुई जितनी कुछ योजनाएं हैं उनकी सहायता करने के लिए संसद से मांग उठाई कि भाई इतना पैसा हम इनको देना चाहते हैं। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।